हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लेकिन आप लोग को एक बात समझनी पड़ेगी, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, वो मैकेनिक्स की डायनेमिक ब्रांच से आता है। कौन सी ब्रांच से आता है? डायनेमिक ब्रांच से आता है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फोर्स की या ऐसे मोशन की स्टडी जहां पर हम मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं। काय के बारे में पढ़ते हैं? मोशन के कॉज के बारे में। तो डायनेमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? जो भी आपका मोशन हो रहा है उस मोशन के पीछे के कारण को आप लोग स्टडी करते हो। और आप सबको पता है कि न्यूटन के आने के बाद से हमें पता चल गया था कि धरती में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मूव करने का कारण क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोगों का मेन फोकस क्या था कि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम इसको नोट करते कि डायनेमिक्स होता क्या है, डायनेमिक्स देखो ध्यान से। डायनेमिक्स तो ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics, it is the branch of physics where we study about the motion where study we about the motion with its cause। समझ में आया कि नहीं आया? आप मोशन के बारे में स्टडी तो करते हो लेकिन इसके कॉज के साथ में, एंड इट्स कॉज विल बी, क्या है इसका कॉज? जल्दी बताओ। द कॉज इज फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर आप मोशन के बारे में डेफिनेटली स्टडी करोगे पर रियलिटी में आपको पढ़ना किसके बारे में? फोर्स के बारे में। हमने थोड़ी इसको और समझा। ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि लेट इट बी दिस इज द एनी फ्लोर हो गया, ठीक है ना, और फ्लोर पे हम लोग कोई एक एम मास का ब्लॉक रखने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं है? हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं? एम मास का ब्लॉक रखने वाले हैं। मैंने बोला इसको मूव कराना है, तो आप बोलोगे सर इसमें दो ऑप्शन है क्या? पहला तो आप इसको धक्का दे दो, धक्का देने को आप लोग क्या बोलते हो? पुश कर देते हैं, ठीक है ना। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो दिस इज द खली टाइप पर्सन, ठीक है ना, और इसने एक रस्सी ली और ये इसको क्या कर रहा है? जल्दी बताओ। खींच रहा है। तो खींचने को हम लोग क्या बोलते हैं? पुल। समझ में आया कि नहीं? अल्टीमेटली आपने एक चीज नोटिस की कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते थे तो यहाँ पे आपको या तो पुश करना पड़ा या तो क्या करना पड़ा? पुल। यानी फोर्स आपका यहाँ पे अल्टीमेटली एक्शन क्या है? पुश और पुल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स जो आपका होता है वो कुछ और नहीं, आपका क्या है? पुश और पुल है। तो देखो फोर्स के बारे में, द पुश और पुल of any object, the push or pull of any object by which it changes its state। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपको खुद भी पता है जब भी आप फोर्स लगाओगे तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो मोशन पे तो काय में आ जाएगा? वो रेस्ट पे आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली फोर्स लगाने की वजह से होता क्या है? फोर्स लगाने की वजह से आपकी उसकी स्टेट चेंज होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने प्रकार की मेनली फोर्सेस है। तो देखो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर mainly 4 types of the forces, there are mainly 4 types of the forces। हम इन फोर्सेस को देखते हैं, इनसे एक दो बार आपसे एमसीक्यू भी पूछे गए रिसोर्स को लेकर के। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी जिंदगी की पहली फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली कौन सी फोर्स है आप लोगों की? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हो, ठीक है ना। आपका दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और चौथे नंबर पे आपका क्या है? जल्दी बताओ।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं आया? आपको कितने प्रकार की फोर्सेस मेनली पढ़नी है? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये आपके मेनली टाइप ऑफ फोर्सेस थे। आप सबको पता है कि अब इन फोर्सेस में नेचर्स होता है। तो ध्यान से देखो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है उसका रेंज अगर देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन होती है जल्दी बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर ध्यान से देखो इसके बाद और कमजोर फोर्स, देखो सबसे ज्यादा कौन है? न्यूक्लियर। उससे कम कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे कम क्या हो जाएगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम कौन हो जाएगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कम हो जाएगी कौन? आपकी जल्दी बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कम कौन हो जाएगी? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे देखो पावर, उससे कम पावरफुल कौन हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर उससे कम पावरफुल वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कम हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। पेपर में पूछा जाएगा रेशियो क्या होता है इनकी पावर्स के बीच में। तो देखो आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना। सबसे छोटा कौन था? जी। उसके बाद सबसे छोटा कौन है आपका? डब्ल्यू। उसके बाद सबसे छोटा कौन है आपका? ई। और उसके बाद सबसे छोटा कौन था आपका? न्यूक्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसको आधार मान लिया, सबसे छोटे वाले को हम लोग बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक को माना हमने 1, अगर इसको 1 माना तो ये निकल के आता है 10⁻25, ये निकल के आता है 10⁻36, और ये निकल के आता है आपका 10⁻38। ये नोटिस याद रखना, रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और इन सब के बीच में क्या रेशो होता है? तो देखो 1 रेशो 10⁻25, रेशो 10⁻36, रेशो 10⁻38। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? क्वेश्चन आता है दी गई चार फोर्सेस में से कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है, कौन सी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होती है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जहां पर आप डिस्टेंस को सेंटर्स के बीच में स्टडी कर रहे हो। तो आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिसे आप ग्रेविटेशनल लॉ बोलते थे। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है ना 9th क्लास में? आप 12th में अगर देखोगे आगे जाकर के तो एक लॉ मिलेगा आपको, जहाँ पे F बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों में देखो वहां पे तो मास वाली बॉडी लेते थे, मास वाली बॉडी जैसे आप लेते थे, ध्यान से देखना, ये m1 बॉडी थी जिसका मास कितना था? m1, और दूसरा कौन सा था? m2। हमने जब इनके बीच की दूरी ली थी तो ऐसा तो था नहीं कि कहीं से कहीं भी पॉइंट ले ले, हम लोग हमेशा कहाँ की पॉइंट के बीच की दूरी लेते थे? इनके सेंटर्स की। किनके बीच की? इसलिए इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? सेंट्रल फोर्स। क्या नाम दिया था हम लोगों ने? सेंट्रल फोर्स। तो आपसे पूछा जाए दी गई चार फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है, कौन सी फोर्सेस सेंट्रल फोर्स होती है, और कौन सी फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, तो ये तीनों चीज सिर्फ दो ही फोर्सेस करती है। पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल, और दूसरा क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force and electromagnetic force, gravitational force and electromagnetic force both are conservative force, both are conservative force and central force, and कंजर्वेटिव फोर्स और कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स। एज वेल एज बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों कौन से लॉ को फॉलो करते हैं जल्दी बताओ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? आपको मैं बता दूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है? लॉन्ग रेंज। देखो अर्थ कितनी दूर से भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पर अगर आपको मैं बोला जाए, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है आपकी? शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना,
ग्रेविटेशनल force gravitational force is a long range force but nuclear force या weak nuclear force are very short range. your force are very short range force. समझ में आया कि नहीं आया? are very short range force. समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको. आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स हो जाएगा और ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स हो जाएगा. ठीक है ना? आपको मैं बताऊं, जब आप लोग उसके बारे में स्टडी करते हो, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, किसके बारे में स्टडी करते हो? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी करते हो, तो एक बात पता चलती है, वो भी इनवर्सली डिपेंड करता है. वो भी डिपेंड किस पे करता है? इनवर्सली. लेकिन वहां पे स्क्वायर नहीं होता है. वहां क्या नहीं होता है आपका? स्क्वायर. वहां पे जो डिस्टेंस की जो पावर होती है ना, वो ज्यादा होती है, यानी 2 से ज्यादा होती है. तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर ये लिख गया, जल्दी से लिख लो आप लोग आराम से. ठीक है? इसमें क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जिस न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस also depends on inversely power of distance. पर ये जो पावर निकल के आता है, ये क्या होती है? लार्ज होती है. दिस पावर इज लार्ज. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, कभी कोई तुम लोगों से पूछ ले कि आपने ये पहली बार, अगर आपको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है, कहाँ पता चलेगा कि कहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस लगती हैं? कभी सुना है इसके बारे में? तो आपको मैं बता दूं, बीटा डिके करके एक प्रोसेस, अभी आप एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ोगे तो उसे पता है, अल्फा डिके होता है, बीटा डिके और गामा डिके. तो जो बीटा डिके होता है ना, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. यहाँ पे किसके बारे में पता चलता है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हमारा बेसिक्स था कि कितने प्रकार की फोर्सेस होती हैं, क्या रेशो होता है, कौन हमारी कंजर्वेटिव है, कौन हमारी सेंट्रल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें कहाँ दिखाई देती है. ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब आता है हमारा सबसे पहले, व्हाट इज इनर्शिया. क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं हम लोग, जो फर्स्ट लॉ, वो प्योरली डिपेंड होता है इनर्शिया पे. किस पे डिपेंड होता है? इनर्शिया पे. तो क्वेश्चन आता है कि होता क्या है ये इनर्शिया. तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग मोशन के बारे में स्टडी ना करें तो हम लोग एक चीज देखो, अगर हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है तो क्या हम कभी खुद से पढ़ने का ट्राई करेंगे? क्या हम कभी भी खुद से पढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे जब तक हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स ना करें. समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार से, यानी आप क्या कर रहे हो, आपका मन क्या है? ना पढ़ने का. समझ रहे हो कि नहीं? और आप हमेशा उसी मन को बनाए रखोगे, नहीं रखोगे? कभी भी अपने मन को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे. और जब भी कुछ चेंज हो रहा होगा जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे नहीं लगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. यानी इनर्शिया क्या होता है? जो भी चेंज हो रहा होता है उस चेंज को होने से रोकना. समझ में आया कि नहीं आया? इनर्शिया क्या होता है? जो भी आपका चेंज होने वाला है उस होने वाले चेंज को रोकना. यानी आप बोलोगे द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज. क्या बोला आपने? द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज. जो भी चेंज आपका होगा वही आपका यहाँ पर काम बनेगा. समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको. लिखो जल्दी से. ठीक है? तो यहाँ पे देखो इनर्शिया, ये नहीं बोलना था. अरे एक्चुअली क्या, वो पीसी में लो लिख के आने लगा पावर, है ना, मुझे लगा क्या बनना हो जाए, वैसे सूट सनी लगे हुए. तो देखो इनर्शिया में क्या हो जाता है? द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज. द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज अकर्ड. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है? जब भी कोई चीज में चेंज होने से रोका जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. लेकिन हमारे लिए अपना नेचर से मतलब थोड़ी है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है? इनर्शिया ऑफ मोशन. लेकिन देखो अभी लिखना नहीं इनर्शिया ऑफ मोशन,
मैं आपको बता दूं, हम मोशन के अंदर में अगर इनर्शिया पढ़ेंगे तो आपको पता है अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जिंदगी भर रखा रहेगा, ये तो हमें पता है, जब तक उससे बाहर से कोई फोर्स ना लगाए और ना वो उस चेंज को स्वीकार करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ना वो उस चेंज को वो स्वीकार करेगा कि आप थोड़ा सा धक्का देते हो जिंदगी भर चलना चालू कर दे, बिल्कुल नहीं। तो एक बात समझ में आती है कि जब हम इनर्शिया को मोशन में पढ़ते हैं तो 3 रूप में पढ़ते हैं। क्या कौन से रूप में पढ़ते हैं हम लोग? 3 रूप में। सबसे पहले आएगा, आपको पहले इनर्शिया क्या बताना है, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, अगर मोशन के केस में पढ़े, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। बताओ क्या लिखा हमने, रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट, यानी जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस स्टेट से वो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पे रखा हुआ है तो जिंदगी भर वो काय पे बना रहेगा, रेस्ट पे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो जिंदगी मोशन कर रहा है तो जिंदगी भर वो क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? और जब हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं फिर भी वो डायरेक्शन को चेंज ना करने दे, वो क्या कहलाएगा आपका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप लिखोगे देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला आपका क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ध्यान से देखो आप लोग, आप इससे बोल भी सकोगे कि अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहेगी। बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, ठीक है ना, until unless एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहे तो हमेशा रेस्ट पे ही बना रहेगा। तो until unless एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई एग्जांपल बताएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में? तो ध्यान से देखना क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा अगर इसका एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके का कॉइन आपने देखा है, मतलब इस तरीके का गिलास रखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? इसके ऊपर आप लोगों ने कार्डबोर्ड रखा होगा, क्या रखा, ठीक है, ये आपने कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर आपने रखा हुआ है सिक्का। ये आपने एनसीईआरटी में एग्जांपल बना भी देखा होगा। कार्डबोर्ड पे के ऊपर क्या रखा हुआ है, सिक्का। ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, कार्डबोर्ड को एकदम से खींच दोगे। कार्डबोर्ड को एकदम से क्या कर दिया आपने, खींच दिया। सिक्का को इसके साथ में जाना चाहिए, पर सिक्का साथ में जाता है क्या, नहीं। सिक्का कहाँ गिर जाता है अगर एकदम से खींचते हैं तो, अंदर क्यों गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? इसका मतलब है सिक्का शुरुआत में भी रेस्ट में था, बाद में भी क्या रहा, रेस्ट। आपने फोर्स काय में लगाया, कार्डबोर्ड पे, काय पे लगाया, वो मोशन पे आया, पर सिक्का कभी मोशन पे आया ही नहीं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, बस जब अचानक से क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है, तो देखना बस आगे की तरफ जाती है पर हम कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज करो ये कोई इंसान बैठा हुआ है, जैसे लाइक दिस इंसान, बस इधर जा रही है पर इंसान कहाँ जा रहा है आपका, पीछे की तरफ। होता क्या है, ध्यान से देखो, जब आप बस में बैठे होते हो तो आपका ये जो पैर होते हैं बस से अटैच होते हैं। ध्यान से सुनना, पैर क्या होते हैं, बस से अटैच होते हैं। तो जब अचानक से बस आगे जाती है तो हमारी नीचे का हिस्सा बस के साथ कहाँ चला जाता है, आगे। लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वो अभी भी क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। कैसा रहता है, रेस्ट पे। तो हम कहाँ जाते हैं फिर, पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? These both are the example of inertia of rest. इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? दूसरा आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या आता है आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे? तो लिखो यहाँ पे जल्दी से, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन।
inertia of motion। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका inertia of motion। तो आप देखो क्या बोलोगे, if a body doing motion, it will continue in motion, it will be continue in motion unless external force is applied on it। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में बनी रहेगी जब तक उससे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है ना? अगर मैं इसका एग्जांपल आपसे पूछूं तो इसका एग्जांपल जस्ट उल्टा है, ध्यान से देखना। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बस अगर कहां जाने लगे, ऐसा पीछे को जाएगी। ठीक है, अगर हम बस पे ड्रैग फोर्स लगा दे, रेजिस्टिव फोर्स लगा दे, बस को रोके, तो जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ध्यान से देखना क्या होगा, जब बस हमारी अचानक से रुक रही होती है, इन दैट केस क्या हो जाता है, हमारे पैर तो एकदम से रुक जाते हैं और ऊपर वाली बॉडी हमारी बस के तो कंटेंट में थी नहीं, तो वो अभी भी क्या रहती है, मोशन पे रहती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो क्या हो जाएगा, इफ अ बस सडनली स्टॉप, इफ अ बस suddenly stop, then we go in forward direction। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्या है, दूसरा आप लोगों ने पता बहुत किया होगा, अगर आप चलती बस से उतर रहे हो तो आप बस के साथ आगे की तरफ भागते हो कि नहीं भागते हो? समझ में आया कि नहीं है? तो ये एग्जांपल होता है कि अगर आप कभी भी बस से या चलती बस से या ट्रेन से जंप करो, ठीक है, करना बिल्कुल भी नहीं, हाँ कर सकते हो अगर पिताजी के पैसे लेके भागे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कभी आप लोग देखो कोई अच्छी सुंदर सी लड़की बाहर खड़ी हो और हमें उसका नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उतरेंगे बस से। और अगर वो चलती हुई बस होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि हम मुंह न तोड़वा दे, पहले दिन बेइज्जती खराब हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग देखना, अगर आप चलते हुए व्हीकल से कभी चलोगे उतरोगे तो आप एकदम से रेस्ट पे नहीं आते हो, आपको थोड़ा देर तक मोशन में रहना पड़ता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक केस तो हो गया। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस बार क्या होने वाला है, हम लोग डायरेक्शन को चेंज होने से रोकने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन को चेंज करने से रोकने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट resist to change the direction of any object, to change the direction of any moving object is called inertia of direction। कोई बता सकता है inertia of direction का एग्जांपल? बताओ। अगर आप लोग एकदम से कार का टर्न लो, देखो ध्यान से, जैसे अगर तुम लोग देखा, दिस इज द रोड, ठीक है ना, दिस इज द कार, समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही आप इस पे सडन टर्न लेते हो तो आप बाहर की तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो? समझ में आया कि नहीं आया? ये सडन टर्न, अब देखो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि बॉडी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहती है, पर हमने कार की डायरेक्शन को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप बोलोगे व्हेन अ व्हीकल और कार सडनली टर्न्स देन वी गो इन अ आउटसाइड डायरेक्शन। और बाद में बात चलेगी सेंट्रीफ्यूगल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप भी अचानक से सर्कुलर टर्न लेते हो तो आप बाहर की तरफ जाते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया तीनों चीजों को? हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉज। तो पहला लॉ क्या हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। याद रखना,
आपने जितने एग्जाम्पल इनर्शिया के लिए पढ़े सारे के सारे एग्जाम्पल कहाँ धर दोगे आप लोग? फर्स्ट लॉ में। समझ में आया कि नहीं आया? वही सारे एग्जाम्पल आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ के होते हैं। इसका मतलब है कि इसको आप लोग किस नाम से भी जानते होगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। किस नाम से जानते हो आप लोग? लॉ ऑफ। अब हम क्या करेंगे, जो दो डेफिनेशन थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। तो इससे क्या बन जाएगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हम एक ही लाइन में बोलने वाले हैं कि अगर बॉडी हमारी रेस्ट पे है तो काय पे बनी रहेगी? रेस्ट पे। अगर हमारी बॉडी मोशन पे तो काय पे बनी रहेगी? मोशन पे। कब तक? जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगे। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या हो जाएगा, इफ आ बॉडी एट रेस्ट will be at rest। समझ में आया कि नहीं आया? until unless external force, लिखो इसको जल्दी से, until unless sorry until unless external forces applied on it। इसको पूरा लिखना पड़ेगा यार, मोशन को भी डालना पड़ेगा। रुक लो। इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, और यहाँ पे लिख देना एंड if a body in a motion, if a body in a motion will be in a motion until unless external force is applied on it। ठीक है, it is also called law of inertia, it is also called law of inertia। अच्छा, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे फर्स्ट लॉ को तो कैसे लिखोगे? ये तो आपने 9th में भी पढ़ रखा था, पर हाउ कैन यू राइट मैथमेटिकली दिस इक्वेशन? एनीबॉडी कैन डिफाइन? देखो हमने क्या बोला है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रही है? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रही है? जीरो। तो आप लोग देखो कर रहे हैं क्या वाले हो, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप देखोगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जो एफ नेट, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जा रहा है आपका? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यानी शुरुआत की वेलोसिटी अगर उसकी जीरो थी, तो बाद की वेलोसिटी भी उसकी कितनी होनी चाहिए? जीरो। अगर शुरुआत की वेलोसिटी कुछ समथिंग थी, तो बाद में उतनी ही वेलोसिटी कुछ समथिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी अगर एफ नेट जीरो होगा तो आप क्या बोलोगे? यू बराबर क्या निकल के आना चाहिए? जहाँ पे यू आपका इनिशियल वेलोसिटी और वी आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये आपको मैथमेटिकली याद रखना है। इफ द नेट एफ नेट बराबर अगर जीरो निकल के आता है, इन दैट कंडीशन यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बना रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको प्रूव भी करेंगे आगे चल के। अब जो हमारा सेकेंड लॉ आता है, ठीक है ना, वो आपको बता दूं, फोर्स का जो बहुत वेल नोन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। वहीं से निकल कर आया, इसलिए वो लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक प्रकार से हम देखें, न्यूटन के तीनों लॉ में से हम सेकेंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला लॉ भी थर्ड सेकेंड लॉ से प्रूफ हो जाता है, और तीसरा लॉ भी किससे प्रूफ हो जाता है? सेकेंड लॉ से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी बोल सकते हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने देख लिया कि एफ नेट अगर आपका जीरो होता है तो यू को हमेशा काय के बराबर होना पड़ेगा? वी के बराबर होना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड वन इज न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आप देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, according to the न्यूटन, ठीक है, सेकेंड लॉ,
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान से देखना, द नेट फोर्स acting on any object, the net force acting on any object is directly proportional to the rate of change in momentum, the rate of change in मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन ने सेकेंड लॉ के माध्यम से क्या बताया था कि अगर कहीं पर फोर्स लग रही है बॉडी पर तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मोमेंटम के चेंज के रेट पर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी एफ अगर लग रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डीपी अपॉन dt। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप सबको बता दूं, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट को हमने मान लिया क्या है? डी के आया। समझ में आया कि नहीं आया? के की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1। के की वैल्यू क्या होती है? 1 अगर रख देते हैं, सो व्हाट यू गेट हियर? डेफिनेटली यू विल गेट एफ बराबर डीपी अपॉन dt। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आप सबको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो P बराबर आपको क्या मिल गया? m इंटू वी। तो F बराबर आपको क्या मिल गया? d अपॉन dt, और बगल में क्या आ गया? m इंटू वी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट क्या है? आप लोग ध्यान से एक चीज समझना, दो केस हो सकते हैं जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हो टाइम के साथ। क्या हो सकता है? मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है? जहां पे मास कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही हो। तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं व्हेन मास इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग। देखो क्या हो जाएगा? व्हेन मास इज कांस्टेंट, मास आपका क्या है जल्दी बताओ? कांस्टेंट है। एंड वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है जल्दी बताओ? एंड वेलोसिटी चेंजेस। समझ में कि नहीं? मास आपका कांस्टेंट है और वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग देखोगे कि व्हाट वी गेट हियर, एफ बराबर डी अपॉन, ये था कि नहीं था जल्दी बताओ? मास इनटू वेलोसिटी था कि नहीं था? हमने पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन में, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको कहाँ फेंक देना पड़ता है? बाहर। कहाँ फेंक देना पड़ता है? और जो चेंज हो रही है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। तो हमने मास को कहाँ फेंक दिया? बाहर। और डिफरेंशिएशन किसका किया? वेलोसिटी का। अब पता है, बच्चा जानता है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा तो क्या निकल कर आने वाला है? एक्सीलरेशन। और यहां से निकल के आया बाप फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी फॉर्मूले के लिए तो न्यूटन को जाना जाता है। ठीक है ना? लेकिन ये कब पॉसिबल है जल्दी बताओ आप लोग? ये लाइन याद रखना, व्हेन मास इज कांस्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल सबने सुना है। यानी आपने देखा होगा जो चक्की अक्की या गाड़ी आड़ी में जो बेल्ट लगा रहता है, तो लोग को पता है चक्की का बेल्ट घिस जाता है, और घिसने के बाद क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका मतलब है टाइम के साथ उसका लगातार क्या कम हो रहा होता है? मास। क्या कम हो रहा होता है? मास। तो ऐसे भी कई एग्जाम्पल है जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे होते हैं। जिनके घर में भी चक्की लगी हो समझ जाए, चक्की का जो बेल्ट घिसता है उसका कारण क्या होता है? यही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड केस क्या हो जाएगा? व्हेन मास इज वेरिएबल, व्हेन मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल, व्हेन मास एंड वेलोसिटी both are variable, when mass and velocity both are variable, when mass and velocity both are variable, in that case आपको यहाँ पे पता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो आप यहाँ देखो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड में मास को आगे पटक दोगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे, क्योंकि वेलोसिटी का तो हो चुका है बाबू, तो अब किसका करना पड़ेगा? मास का। तब आपका ये फॉर्मूला निकल कर आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन सेकंड लॉ से आपको दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं। अच्छा, अब मैं अगर एक बात बोलूं कि आप फर्स्ट लॉ को मुझे प्रूव करके दिखाओ सेकंड लॉ से, हाउ कैन यू प्रूव इट? यूनिवर्सल लॉ है ना भाई, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड तो दोनों प्रूव होने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, हाउ कैन यू प्रूव द फर्स्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ? किसी के पास जवाब है इसका?
जवाब पिछली स्लाइड में था, लेकिन ये वाली में एफ नेट बराबर मैंने क्या रख दिया, और लाना क्या, यू बराबर, शुरू करते इसी कहानी को। चलो प्रूफ देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब तैयारी जेई की कर रहे हो तो आपको पता है कि एफ को आपको क्या रखना पड़ेगा। आपको पता है एफ को जीरो रखने का मतलब क्या है, डीपी अपॉन dt को क्या रखना, किसी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब क्या, वो चीज क्या हो चुकी है, कांस्टेंट क्या हो चुकी है। इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। चेंज इन मोमेंटम जीरो कब हो सकता है, जल्दी बताओ, जब आपका इनिशियल मोमेंटम काय के बराबर हो जाए, हाँ है ना। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू बी, m से m क्या हो गया, तो u बराबर क्या निकल के आ गया, यही नहीं हमने लिखा था फर्स्ट लॉ में। देखो एफ नेट अगर जीरो होगा तो यू किसके बराबर होना चाहिए, v के। हमने प्रूव किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आता है हमारा थर्ड। अब लेकिन हाँ कुछ इसके एग्जाम्पल की बात हो जाए, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं सेकंड लॉ के। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी दोस्त को मारना चाहते हो, समझ रहे हो ना, जैसे सपोज करो, अगर एग्जाम्पल दो यहाँ पे, मान लो कि ये तुम लोग की बिल्डिंग तो वैसे भी 7 फ्लोर की है ना, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, और दिस इज ध्रुव एंड दिस इज द कार्तिक। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ध्रुव और कार्तिक की लड़ाई होगी, कार्तिक ध्रुव को मारना चाहता है और ये चाहता है इसको धक्का देना। तो ये क्या चाहेगा, जब धक्का दे तो यहाँ पर खूब सारी रेत डली हो, बताओ, रेत डली हो तब मारना चाहेगा, या फिर ये चाहेगा कि ये वाला हिस्सा सीमेंटेड हो। बताओ, एक में यहाँ पे सैंड डली होगी और दूसरे में आपका क्या डला होगा, सीमेंटेड सरफेस होगा। मरने के चांस किस में ज्यादा है, क्यों, रेत में क्यों नहीं। इसका आंसर छुपा हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ में। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, मैं बता रहा इसका लॉजिक। दूसरा, क्रिकेटर्स, महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दो कि वो आगे से बॉल पकड़ लेता है, लेकिन बाकी जितने क्रिकेटर्स है तुम उनको देखोगे तो पीछे जाते हाथ ले जाते कि नहीं ले जाते। आपको जितना अच्छा कैच लेना पड़ेगा, आपको हाथ को उतना पीछे ले जाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, इसमें छिपा हुआ है, ध्यान से आप देखो, ध्यान से। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, बट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, समझना, आप यहां से कैच पकड़ते और आप पीछे ले जा रहे हो तो माइनर सेकेंड का भी चेंज आएगा, पर टाइम ज्यादा मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो हमारे हाथों में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया। इसी बात को एग्जांपल को समझो, जब ये सीमेंटेड सरफेस में कूद रहा था तो अचानक से रेस्ट में आ जा रहा था, लेकिन जब ये बालू में कूदेगा या सैंड में कूदेगा तो इसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम रेस्ट आने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। यानी ध्रुव तुम्हें निपटाने के लिए इसको काय में पटकना है, बस 13 दिन बाद भंडारा खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, रे बनिए और तो पता चला बाद में अपने यहाँ खाने आ गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जांपल था कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो हाथ को पीछे इसलिए जाते हैं बिकॉज उनको रिएक्शन टाइम ज्यादा मिलता है, और टाइम अगर ज्यादा मिलता है तो फोर्स उनको कम लगती है। ये हमारा सेकेंड लॉ था। थर्ड देखो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, ये पहले की कहानी है धक्का देने की, कि अगर ध्रुव ने एक थप्पड़ दिया कार्तिक को तो कार्तिक भी उतनी ही दम से ध्रुव को पेल देगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट। कहानी यहाँ फंसती है, यहाँ किस फ्रेम में इक्वल की बात हो रही है और किस फ्रेम में अपोजिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहले लिखो, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एवरी एक्शन हैज अ, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड, आज तो भी 1:30 बज गए रात के, 3 बज जाने इस चैप्टर को कंप्लीट होते हुए। तो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले, जो इक्वल की बात हो रही है ना, ये इक्वल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है,
मैग्नीट्यूड इक्वल, और अपोजिट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए। तो आप देखते हो कि अगर आपने बॉल दीवार पे मारी, जितनी तेज मारोगे उतनी तेज वापस आएगी, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। पर पहले में लेफ्ट साइड बॉल जा रही थी और आ कहां रही है वो, राइट साइड, तो इक्वल तो हुआ मैग्नीट्यूड और अपोजिट क्या हो गया, डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो होगा क्या, सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2। लिखा कैसे जाता है मैं वो समझा रहा हूं आपको, क्योंकि बार बार फिर हम बता नहीं पाते। अब देखो होगा क्या, आपको पता है कि ये 2 वाले पे फोर्स कौन लगाने वाला है, 1, तो 2 वाले पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही लगाएगा कि नहीं लगाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन 1 वाले पे फोर्स कौन लगाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से देखो, इनका इक्वल क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड। तो आप बोलोगे एफ ऑफ 2 1 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होता है, एफ ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे ये तो हो गया इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन, बताओ जल्दी से, हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन। तो आप बोलोगे एफ ऑफ 2 1, डायरेक्शन तो माइनस साइन के साथ बताया जाता है। तो ये जब भी आपको न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव करना हो कहीं पर, आप क्या करोगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपने देखा होगा कूलाम्स लॉ में भी ये कराया जाता है, बोला जाता है कि कूलाम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तुम यही निकाल के दो चीजें दे देते हैं और बोल देते हैं हाँ जी फॉलो करता है। यानी जब भी न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव करना हो तो आपको फोर्सेस के बीच में ये रिलेशन सेटअप करना कंपलसरी होता है। समझ में आया कि नहीं आया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लिया, आगे क्या बात है। अब देखो इससे कुछ और भी चीजें हमें मिलती है, हम लोगों को ना कुछ यूनिट्स का देख लेते हैं कि फोर्सेस की कुछ यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। ओके, फोर्स की यूनिट के बारे में देख रहे हैं। एमकेएस, जिसको आप लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हो, इसमें जो फोर्स होता है वो आपका न्यूटन होता है। कोई और बता सकता है न्यूटन के अलावा इसकी यूनिट क्या होगी एमकेएस में, न्यूटन के अलावा क्या होगी। तो आपको पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट। आप लोगों को ये बहनों के लिए डेडिकेटेड वर्ड है, यानी आपको अपनी बहन को देख के जो पहली बार शब्द निकलता है वही इसकी सीजीएस यूनिट है, मतलब डाइन। समझ में आया कि नहीं आया। डाइन इसकी क्या है, सीजीएस यूनिट है, और सीजीएस यूनिट का कन्वर्जन देखे तो किलोग्राम को क्या कर दोगे ग्राम, मीटर को क्या कर दोगे सेंटीमीटर पर। आगे समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आप लोगों को करवाया भी गया होगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, कितने होते हैं, 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। आप लोग प्रूव करके भी पता काय में देख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला वाला तरीका नहीं होता है टू कन्वर्ट 1 यूनिट सिस्टम इनटू अनदर, उससे निकल भी आता है। 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन। ठीक है ना। अगर आपको कभी 1 केजी वेट लिखा हुआ है, 1 केजी वेट, तो इसका मतलब होता है 9.8 न्यूटन। क्या लिखा होना चाहिए, 9.8 न्यूटन। और कभी आपको लिखा जाता है 1 ग्राम वेट, तो ये हो जाता है आपका कितना, 98 न्यूटन या 980 न्यूटन, शायद 980 होता था। लिखो इसको जल्दी से, 980 न्यूटन नहीं होगा फिर तो सीजीएस है ना, तो क्या हो जाएगा डाइन। लिख लो 1 केजी वेट बराबर क्या होता है 9.8 न्यूटन, और दिस विल बी 1 ग्राम वेट बराबर क्या होता है 980 डाइन। इसको नोट करो जल्दी से। सारे कन्वर्जन देख लिए कि नहीं देख लिए, अब आगे चलते हैं। हो गया ना। अब हमें आने समझने की बारी होती है जो हमने जहां तक क्लास में लाइव पढ़ रखा है। अब हम आते हैं उस टॉपिक में, और वो टॉपिक क्या है आपका, कितने प्रकार की फोर्सेस होती है, जो हमने उस दिन स्टार्ट किया था, पर ये उसके पीछे की कहानी थी। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं पहला टाइप ले रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा ले रहे हैं जल्दी बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग डालो कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ फोर्स
this force is acting between the two bodies, acting between the two bodies if they are in contact with each other। समझ में आया कि नहीं आया? ये फोर्स जो होगा एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इफ दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, अगर दो या उससे अधिक बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रखी होती हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। मैंने बताता हूँ ज़्यादातर क्लासेस में, अगर आप दोनों हाथों को रब करो तो आपको पता है रब करने की वजह से हाथ गर्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, और वहां पर जो फोर्स लग रहा होता है ना हाथ को गर्म करने के लिए वो होता है फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका एग्जाम्पल देखो, जो हमें वैसे भी पढ़ना है तो एक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा। सर टेंशन एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। नॉर्मल रिएक्शन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? अभी ये नाम लिख लो, पर अब आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये फोर्सेस रियली में कौन कहाँ कहाँ लगने वाली है। तो फ्रिक्शन, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन आप लोग और देखोगे तो दिस इज मस्कुलर फोर्सेस, लड़ाई करने के टाइम पे जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो क्या बिना कांटेक्ट के हो सकता है क्या? तो ये सारी फोर्सेस होती हैं जो हमें पढ़ना है, और ये सारी फोर्सेस आपकी कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में अगर देखा जाए, ध्यान से देखो आप लोग, अगर हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना पड़े तो आपको पता है कि ऐसी फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के भी लग जाती है, बिना कांटेक्ट के भी क्या हो जाती है? लग जाती है, वो सारी फोर्सेस क्या होती है? नॉन कांटेक्ट। अगर दो मैग्नेट हो इतने दूर दूर रख दो, जरूरी क्या हो जब घिसेंगे तभी फोर्स लगाएंगे? नहीं, वो दूरी में भी फोर्स एक दूसरे पर लगा सकते हैं बिना किसी कांटेक्ट के। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपको बता दूं, क्या धरती से जब आप छुओगे तभी आप पे ग्रेविटी लगेगी? नहीं, आप जब आप उसके एटमॉस्फेयर में भी होते हो, उसकी रेंज में होते हो, तब भी उसको अपने तरफ खींच सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी कौन सी फोर्स हो गई? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपकी कौन सी हो जाएगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी आपकी कौन सी हो जाएगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, these type of forces, these types of forces acting between the bodies, acting between the bodies even they are not in contact with each other, they are not in contact with each other। समझ में आया कि नहीं आया? ये वो प्रकार की फोर्सेस है जो बिना कांटेक्ट में आए हुए भी लग जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? एंड द एग्जांपल आर, तो एग्जांपल्स देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे। सो दीज आर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना? उसके बाद बताओ कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, एक्सेट्रा। ये सारी फोर्सेस आपकी क्या होती हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। लिखो जल्दी से इसको, ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हो गया। बच्चे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो जो फोर्सेस होती है उनको बनाया गया है उनके बारे में पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। फिर हम क्या है, जब एक बॉडी है उस बॉडी में कौन सी फोर्सेस किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट बॉडी जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम पे डिपेंडेंट है। आपको बता दूं, इनसे तो कम फंसेगा, ये तो 11th का बेसिक बोर्ड वाली बात थी। लेकिन जो असली आपको जो मजा दिलाना है ना, जो आपको रोड पे लाने वाला टॉपिक है, वो आपका क्या हो जाएगा? मास पुली प्रॉब्लम। तो वो सारी चीजों का ओरिजिन कौन कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।